हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा और रक्त समूह। प्रतिरक्षा जिसको इम्यूनिटी भी कहते हैं। प्रतिरक्षा क्या है, ये चैप्टर न केवल कक्षा 10, कक्षा 12, इसके अलावा कांस्टेबल, रीट, स्टेनोग्राफर सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए प्रतिरक्षा क्या होती है। रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा से संबंधित क्रिया और तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इस तंत्र में कई प्रकार की कोशिकाएं, लसिका पर्व, थाइमस, लीवर, रक्त, लिम्फ जिसे लसिका कहते हैं, ये सारे सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां जो है बॉडी में काम करती। सबसे पहली प्रतिरक्षा स्वाभाविक प्रतिरक्षा या जिसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, या इनेट, प्राकृतिक कहो चाहे इनेट कहो। और सेकंड जो है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राकृतिक या इनेट प्रतिरक्षा और उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या होती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है हमारी बॉडी में, ये ऐसी प्रतिरक्षा है जो किसी विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है। किसी विशेष रोगाणु को, कोई भी रोगाणु आए, सबसे एक ही तरह से या समान तरीके से व्यवहार करती है। स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है कोई विशेष रोगाणु के लिए कोई विशेष प्रकार की इम्यूनिटी नहीं देती है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो कारक सम्मिलित हैं, देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोध। अब देखिए आप, भौतिक अवरोध क्या है। जैसे त्वचा है, नासिका छिद्र है, या दूसरे अंगों में जो पक्षमाभ है या कशाप पाए जाते हैं, या श्लेष्मा उपकला है, ये भौतिक अवरोध है जो बाहर से आने वाले हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करते हैं या उन्हें रोक लेते हैं। दूसरा होता है रासायनिक अवरोध, ये स्वाभाविक में बता रहा हूँ मैं। तो दूसरा है रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध कौन कौन से हैं, देखिए आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है, या योनि का जो अम्लीय वातावरण है, या त्वचा पर जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो बॉडी फ्लूइड है, आंसू है, लार है, पसीना है, ये सब रासायनिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। हानिकारक जो रोगाणु है उन्हें नष्ट करते हैं। तीसरा है कोशिका अवरोध। पहला बताया मैंने भौतिक अवरोध, दूसरा रासायनिक अवरोध, और तीसरा कोशिका अवरोध। फेगोसाइटिक जो क्रियाएं होती है, यानी बक्षकाण्विक जो क्रियाएं होती हैं, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मैक्रोफेज कोशिका है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, या कुछ किलर सेल है, कोशिका अवरोध के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा ज्वर है, यानी बुखार है, सूजन है, ये सब जो है ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है हमारी बॉडी में। दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, देखिए उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये किसी एक विशेष पोषक के लिए, या कोई जो बाहर से हानिकारक रोगाणु बॉडी में प्रवेश कर रहा है या सूक्ष्मजीव प्रवेश कर रहा है, तो उसके प्रति एक स्पेशल इम्यूनिटी प्रदान करती है। यानी अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी देती है। ये विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं करती है। इस इम्यूनिटी को CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, हिंदी में कहे तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, ये दो प्रकार की होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो सक्रिय और दूसरी होती है निष्क्रिय। सक्रिय यानी एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय यानी पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर एंटीजन के खिलाफ स्वयं ही एंटीबॉडी बनाता है। सक्रिय में जो एंटीजन प्रवेश करते हैं बॉडी में, अभी एंटीजन क्या होता है ये मैं बता दूंगा, जैसे प्रतिजन भी कहते हैं। एंटीजन के खिलाफ स्वयं एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी बनाता है। ये तो है सक्रिय, जिसमें बॉडी स्वयं ही एंटीजन या बाहरी जो रोगाणु है उसके प्रति खुद ही एंटीबॉडी बनाएगा। और निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है, इसमें किसी विशेष एंटीजन के विरुद्ध
बाहर से विशेष एंटीबॉडी प्रवेश कराए जाते हैं, जैसे डिप्थीरिया या टिटनेस के जो टीके लगाए जाते हैं वो सब निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है। बाहर से एंटीबॉडी प्रवेशित कराए जाते हैं शरीर के अंदर। तो देखिए प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या है, अभी जो शब्द है एंटीजन और एंटीबॉडी, तो ये क्या चीज़ है अभी बताता हूँ मैं आपको। एंटीजन यानी प्रतिजन। प्रतिजन क्या है, देखिए प्रतिजन बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद जो बी लिम्फोसाइट है, ये बाहरी रोगाणु है, बाहरी रोगाणु है या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर की जो बी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट कोशिका है, उसको परिवर्तित कर देते प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल में परिवर्तित करके एंटीबॉडी उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप इस चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं इसे, एंटीबॉडी उत्पादन हेतु प्रेरित। देखिए प्रतिजन या एंटीजन क्या है, बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो बॉडी में प्रवेश करने के बाद बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं या प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देते हैं और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी उत्पादन करती है। अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन होता है। देखिए एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो देह में उपस्थित बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा किसी एंटीजन से अभिक्रिया करने के लिए निर्मित होता है। सामान्य रूप में कहें कि एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो प्रोटीन बनाता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखिए आप एंटीजन और एंटीबॉडी को और विस्तार से बता देता हूँ मैं। ये एंटीजन क्या चीज़ है, एंटीजन जो है बाहरी रोगाणु के पदार्थ होते हैं। इसका जो अणुभार है, आणविक भार जो है वो 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होगा। ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल कुछ भी हो सकते हैं ये, या बॉडी में जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं या कैंसर संक्रमित कोशिकाएं हैं वो भी एंटीजन के रूप में कार्य कर सकती है। एंटीजन जो है एंटीबॉडी से क्रिया करता है। एंटीजन पूर्ण रूप से एंटीबॉडी से नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ विशेष साइट होती है, कुछ विशेष अंग होते हैं जिसे एंटीजन डिटर्मिनेट या प्रतिजन निर्धारक एंटीजन डिटर्मिनेट साइट या प्रतिजन निर्धारक साइट कहते हैं, जिसे एपिटोप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एपिटोप, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एपिटोप क्या है या एंटीजन डिटर्मिनेट साइट क्या है। तो एंटीजन के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है, विशेष प्रकार के अंश होते हैं जो प्रतिक्रिया करने के लिए एंटीबॉडी से जुड़ेगा। यानी वह हिस्सा एंटीजन का जो प्रतिक्रिया के लिए एंटीबॉडी से जुड़ता है उसे एंटीजन डिटर्मिनेट साइट कहते हैं या एपिटोप कहते हैं। एंटीजन में ऐसी कई प्रकार की साइट उपस्थित हो सकती है, तो जितनी इनकी संख्या होती है उसे एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एंटीजन की संयोजकता ये 100 से भी अधिक हो सकती है। अब देखिए एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को किस तरह से नष्ट करेगी, यानी प्रतिरक्षा की क्रिया में प्रतिरक्षी द्वारा एंटीबॉडी द्वारा एंटीजन को नष्ट करने की क्रिया। देखिए एंटीबॉडी एंटीजन को किस प्रकार नष्ट करेगी। सबसे पहले जो बॉडी में उपस्थित एंटीजन है, बॉडी में उपस्थित एंटीजन और बाहरी एंटीजन में विभेद, यानी बॉडी में कौन सा एंटीजन बॉडी का है कौन सा बाहरी है उसमें अंतर करेगा। इसके बाद बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल को प्लाज्मा सेल में बदलेगा। बॉडी में कोई भी एंटीजन है या तो बॉडी का है या बाहरी है, अगर बॉडी में उपस्थित है या बाहरी है उसमें अंतर करेगा। फिर बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलेगा और फिर प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी बनेगा। एंटीबॉडी निर्माण किसके द्वारा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होगा। और चौथा जो है एंटीजन और एंटीबॉडी में प्रतिक्रिया होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी में
रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, और इसकी रिएक्शन के बाद CMI के द्वारा एंटीजन को नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये एंटीबॉडी द्वारा एंटीजन को नष्ट करने की क्रिया हो गई। अब देखिए एंटीबॉडी क्या चीज़ है। एंटीबॉडी या हिंदी में कहे तो प्रतिरक्षी, आप अंग्रेजी में याद करें तो थोड़ा टर्म ज़्यादा सही होगा। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी क्या है? देखिए प्रतिरक्षी को IgB कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये प्लाज्मा सेल के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन होती है। प्लाज्मा सेल के द्वारा जीव है उनके ब्लड में या अन्य तरल पदार्थों में पाई जाती है, और ये एंटीजन को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है, बॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए एंटीबॉडी का जो हिस्सा एंटीजन से क्रिया करेगा उसे पेराटोप कहते हैं। पेराटोप एंटीबॉडी का वह हिस्सा जो एंटीजन को नष्ट करने के लिए एंटीजन से जुड़ेगा, वो हिस्सा कहलाता है पेराटोप। और एंटीजन के हिस्से को हमने कहा था एपिटोप, आपको याद होगा। तो एपिटोप तो एंटीजन का हिस्सा है जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, और एंटीबॉडी का जो हिस्सा एंटीजन से जुड़ता है वो है पेराटोप। ये चीज़ याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी की संरचना। तो एंटीबॉडी की संरचना मुख्य रूप से वाई शेप होती है, वाई आकार की संरचना होती है एंटीबॉडी की। इसमें 2 हेवी चेन होती है, हेवी श्रृंखलाएं होगी, और 2 लाइट चेन होती है, यानी हल्की श्रृंखलाएं होती है। हेवी चेन, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन मिलकर HL डाइमर बनाती है। एक हेवी श्रृंखला यानी भारी श्रृंखला और एक लाइट श्रृंखला मिलकर HL डाइमर बनाएगी। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जो है ये श्रृंखलाएं जुड़ी हुई रहेगी। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पे कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी हुई होती है। भारी और हल्की श्रृंखला 2 भागों में विभक्त होती है। हेवी और लाइट जो चेन है ये 2 भागों में विभक्त होती है। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है अस्थिर भाग। इस भाग को FAB भी कहते हैं, अस्थिर भाग या वेरिएबल भाग। ये भाग एंटीजन से क्रिया करता है और NH2 अंश की तरफ उपस्थित होता है। ये एमीन ग्रुप की तरफ उपस्थित होता है। अस्थिर भाग जो है इसे FAB भी कहते हैं, और ये एंटीजन से क्रिया करता है और NH2 अंश की तरफ उपस्थित होता है। और दूसरा जो भाग है इसका वो होता है स्थिर भाग, जिसे कांस्टेंट भाग भी कहते हैं, स्थिर भाग या FC भी कहते हैं इसे। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ओर होता है, COH समूह की ओर होता है स्थिर भाग, जिसे FC भी कहते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक समूह की ओर उपस्थित होता है। जहाँ से एंटीबॉडी उद्गमित होगी वो हिस्से लचीले होते हैं और हिंज कहलाते हैं। लचीले होने के कारण ही जो हिंज है वो अस्थिर भाग को एंटीजन से या एंटीजन के छोटे से अणु में समाहित कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, इस कारण ही एंटीबॉडी एंटीजन में बिल्कुल फिट हो जाएगा और रिएक्शन करेगा। तो ये आपको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर पूरी समझ में आ गई होगी। वाई शेप होती है, 2 हेवी 2 लाइट चेन होती है, एक हेवी एक लाइट चेन आपस में जुड़ के डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। 2 भाग होते हैं, अस्थिर और स्थिर भाग। अस्थिर भाग NH2 ग्रुप की तरफ होगा, FAB भी कहते हैं, जो एंटीजन से क्रिया करेगा, और स्थिर भाग जो है COH समूह या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ओर होगा। तो ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपको पूरी समझ में आ गई होगी। यह एंटीबॉडी का डायग्राम देखिए आप, ये पूरी, ये 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है ये। इसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडी के प्रकार। एंटीबॉडी के प्रकार या प्रतिरक्षी के प्रकार। तो देखिए एंटीबॉडी में 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। इन्हीं पॉलीपेप्टाइड के आधार पर इनको एंटीबॉडी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी एंटीबॉडी? इन्हें IG से प्रदर्शित करते हैं, ये पहले बता चुका हूँ मैं। तो IgG, IgM, IgA, IgE और IgD, ये प्रमुख 5 एंटीबॉडी हैं। इन्हें ग्रीक भाषा के वर्ड से भी प्रदर्शित किया जाता है। IgG को गामा इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, गामा, ये इस टाइप से गामा का साइन होता है। IgM को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। IgA को एल्फा से प्रदर्शित किया जाता है।
IgE को एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है और IgD को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। ये डेल्टा का साइन है। तो देखिए पांचों प्रकार की एंटीबॉडी, इन पांचों एंटीबॉडियों को इन साइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो IgA जो है वो डाइमर होती है, यानी ये द्विलक होती है, और IgM जो है वो पंचलक होती है। बाकी जो सभी एंटीबॉडी है, ये सभी एंटीबॉडी जो है वो एकलक होती है या मोनोमेरिक होती है। ये एकलक, ये पांचों प्रकार की एंटीबॉडी। अब देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटीबॉडी है जो बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होगी वो IgG है। IgG जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है या आंवल को पार कर सकती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लेसेंटा को पार करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? तो IgG जो है वो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। इसके अलावा IgA वो माँ के दूध में उपस्थित होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या प्रतिरक्षी उपस्थित होता है? तो IgA जो है वो माँ के दूध में उपस्थित होता है। सीरम में सबसे ज़्यादा IgG पाया जाता है और प्लेसेंटा को पार कर सकता है। माँ के दूध में IgA उपस्थित होता है। इसके अलावा बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पे जो क्रिया करता है या एलर्जी के समय IgE उपस्थित होता है। एलर्जी संबंधित जो क्रियाएं हैं उस समय IgE उपस्थित होता है। ये प्रश्न भी 10th बोर्ड में और कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये पांचों प्रकार के एंटीबॉडी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं रक्त और रक्त समूह। रक्त और रक्त समूह के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया है। हमारे जो पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको रक्त और रक्त समूह के बारे में बता दिया है कि रक्त समूह जो है ब्लड में प्लाज्मा कोशिकाएं, कणिका कोशिकाएं पाई जाती है। 55% भाग जो है वो प्लाज्मा से बनता है। कणिकाएं 3 प्रकार की बताई थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC यानी जो ब्लड का गैसों का परिवहन करती है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया गया था। WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएं जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और प्लेटलेट्स या बिंबाणु जो है रक्त स्त्राव या रक्त का थक्का जमाते हैं। और रक्त समूह के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का वर्गीकरण किया था और AB और O में बांटा था। O समूह के बारे में स्टूली ने बताया, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और इसमें जो एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है, सर्वदाता कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। और इसके बाद RH कारक के बारे में भी बताया था मैंने। RH कारक जो 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। RH कारक जो है 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। और इसके बारे में भी कार्ल लैंडस्टीनर ने मक्का का रिसस नामक बंदर पे इसकी खोज की थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में भी बताया था मैंने आपको। मनुष्य में जो है वो 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। देखिए RH कारक, ये RHD, RHE, RHE, RHC और RHC, ये 5 प्रकार के जो है RH कारक मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये RHD है जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। जब रक्तदान किया जाता है, रक्तदान के समय केवल रक्त समूह ही नहीं, RH कारक का मिलान भी बहुत ज़रूरी है। जब RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को चढ़ा देंगे तो IgG जो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ये RBC या लाल रक्त कणिकाओं को उसका समूहन बना देगा। उसका समूहन बनते ही बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी और बिलिरुबिन लीवर और प्लिया को हानि पहुँचाएगा और जिससे किडनी फेल हो जाएगी, व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अगर RH जो एंटीबॉडी है वो पहले से शरीर में बनी हुई नहीं है तो पहली बार जब RH पॉजिटिव के संपर्क में RH नेगेटिव ब्लड आता है, RH पॉजिटिव व्यक्ति का विवाह RH नेगेटिव महिला से होगा तो सामान्य प्रेगनेंसी होगी फर्स्ट तो। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो सेकंड प्रेगनेंसी में माता के RH कारक उपस्थित है, एंटीबॉडी उपस्थित है, वो एंटीबॉडी भ्रूण के एंटीबॉडी से रिएक्शन करने लग जाएंगे और कर देंगे, RBC का समूहन बना लेंगे और उनको नष्ट करके हीमोलाइसिस उत्पन्न कर देते हैं, जिससे माता के गर्भ में भी भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। और यदि भ्रूण जिंदा भी रह गया तो बहुत कमज़ोर होगा, उसको हेपेटाइटिस या पीलिया हो जाता है। और इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हर साल पूछा जाता है। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस।
गर्भ रक्ताणु कोरकता, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, RH पॉजिटिव पुरुष की शादी अगर RH नेगेटिव महिला से हो गई तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव महिला की बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होगा और वो पहला शिशु सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब वो सेकंड प्रेगनेंसी धारण करेगी वो, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी उपस्थित है वो भ्रूण के एंटीबॉडी से क्रिया करने लग जाएंगे और आरबीसी का समूहन होगा और हेमोलाइसिस उत्पन्न हो जाता है, यानी रुधिरलयनता उत्पन्न हो जाएगी और भ्रूण की डेथ हो जाएगी। डेथ नहीं हुई तो भी वो बहुत कमज़ोर भ्रूण होगा और इस रोग को कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और अगर इसका उपचार करना है तो जब प्रथम प्रसव हुआ उसके 24 घंटे के भीतर ही, फर्स्ट प्रसव के समय ही 24 घंटे के भीतर IgG एंटीबॉडी या एंटी-RH या रोगगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं इसे, रोगगम प्रतिरक्षी, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है रोगगम प्रतिरक्षी का। देखिए रक्तदान क्या है। रक्तदान जो है एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त या रक्त जो आधारित उत्पाद है जैसे प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। रक्तदान जो है सबसे पहले 15 जून 1667 में फ्रांस के एक डॉक्टर थे जीन बैप्टिस्ट डेनिस, जो फ्रांस के डॉक्टर थे, इन्होंने सबसे पहले रक्तदान किया। 15 साल के एक बच्चे में भेड़ का ब्लड चढ़ाया था। उसके लगभग 10 साल बाद पशुओं का ब्लड जो है मनुष्य में चढ़ाना निषेध कर दिया गया, लेकिन इन्होंने एक बच्चे में सबसे पहले जो है वो रक्तदान किया था। अब देखिए रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर कहीं चोट लग जाए, ज़्यादा रक्तस्राव हो जाए या कोई गंभीर रक्तहीनता हो जाए या सर्जरी के टाइम ब्लड की कमी हो जाए या डिम्बाणु की कमी हो या हीमोफीलिया रोग हो या सिकिल सेल एनीमिया रोग हो, ऐसे व्यक्तियों में ब्लड चढ़ाना, रक्तदान बहुत ज़रूरी होता है। अब रक्तदान की प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है, तो देखिए रक्तदान प्रक्रिया में सबसे पहले जो दाता है, डोनर है, दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, चेक किया जाता है कि वो वास्तव में रक्त देने योग्य है या नहीं। उसके बाद स्टरलाइज जो थक्का रोधी युक्त थैलियाँ जो होती है उसमें दाता का रक्त इकट्ठा किया जाता है। फिर उसको कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाएगा और कोशिकीय जो उपापचय है उनको कम किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में ब्लड को सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, कई कंपटीशन एग्जामों में आ चुका है कि कोल्ड स्टोरेज में ब्लड को कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। इसके बाद कई प्रकार की जांचें होती है जिसमें RH कारक की, हेपेटाइटिस B, C, HIV इनकी संबंधी समस्त जांचें होती है। इसके बाद रक्त संग्रहण के बाद दाता को कुछ समय के बाद डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। अगर कोई किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो, अगर सब कुछ सही होता है तो रक्तदान के बाद प्लाज्मा की पूर्ति जो है वो लगभग 2-3 दिन में हो जाती है और लगभग 36 दिन के बाद जो रक्त कोशिकाएँ हैं वो परिसंचरण तंत्र में स्थापित हो जाती है। व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ये तो रक्त लेने की प्रक्रिया हो गई है स्वस्थ व्यक्ति से। अब किसी रोगी व्यक्ति को या जिसे आवश्यकता है ब्लड की, उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो क्या क्या ध्यान रखा जाएगा। जो व्यक्ति ब्लड ले रहा है उसके ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है, RH कारक का मिलान किया जाता है और लगभग 30 मिनट पहले जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है उससे लगभग 30 मिनट पहले ही ब्लड बाहर निकाला जाता है कोल्ड स्टोरेज से और अंतःशिरात्मक रूप से, अंतःशिरात्मक यानी शिराओं के अंदर ब्लड चढ़ाया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और लगभग ये प्रक्रिया 4 घंटे तक चलती है। कैनुला के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। और रोगी में अगर कोई ठंड लगती है, सिर दर्द होता है या दर्द होता है, हृदय गति की अनियमित हो, इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए डॉक्टर औषधियाँ देते हैं। अब रक्तदान 2 प्रकार से रक्तदान हो सकता है। देखिए कौन कौन सा। समजात और समजीवी। समजात रक्तदान का मतलब है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, और समजीवी का मतलब है किसी व्यक्ति ने पूर्व में ब्लड डोनेट किया है तो उसके ब्लड को उसी में चढ़ाना, ये होता है समजीवी। देखिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ़र के दौरान।
दाता और रोगी के रक्त में ABO एंटीजन का मिलान किया जाता है। रोग कारक और हानिकारक रोगाणु या तत्व नहीं होने चाहिए। आरएच कारक का मिलान किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज किया जाता है और संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो की जाती है, HIV की जांच की जाती है या HIV का संक्रमण नहीं हो उसमें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। न केवल 10th क्लास वरन 12th और कौन सा भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो हाल ही में संपन्न होने वाले हैं, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, NTPC, इन सभी में ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। तो आप जल्दी से इन्हें कंठस्थ कर लें। धन्यवाद।